यस, गुड इवनिंग। सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक कर रहे थे एंड हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंप्लीट कर लिया था। देन उसके बाद हमने फाइनेंसिंग डिसीजन भी कंप्लीट कर लिया था। हमने स्टार्ट किया था डिविडेंड डिसीजन, जो थर्ड डिसीजन है। एंड डिविडेंड डिसीजन में आई थिंक हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी, राइट? व्हाट इज द डेफिनेशन डिविडेंड डिसीजन की? इट इन्वॉल्व्स हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ कंपनी आफ्टर पेइंग टैक्स will be distributed as profit and how much will be retained in the business। इसका मतलब डिविडेंड डिसीजन, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है यहाँ पे, जब हम डिविडेंड डिसीजन की बात कर रहे हैं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिवेंचर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? शेयर्स, क्योंकि शेयर्स को ही डिविडेंड मिलता है। डिवेंचर होल्डर्स, लोन के लिए हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे अब, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं होता। अब कंपनी का प्रॉफिट हुआ, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हुआ, अब उसका कुछ पार्ट हमें डिविडेंड देना है, कुछ पार्ट हमें रिटेन्ड अर्निंग्स की। तो कितना रखना है, क्या रखना है, डिविडेंड देना है या नहीं देना, सारा रिटेन्ड अर्निंग्स में रखना है, सारा डिविडेंड देना है, इस डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजन। दैट डिसीजन इज नोन एज डिविडेंड डिसीजन। अब ये डिविडेंड डिसीजन जो है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक हुआ है, हेडिंग डाल लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, आपकी बुक में भी नजर आ रहा होगा फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर इज अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, फर्स्ट फैक्टर इज अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। देखो बेटा, डिविडेंड जो है ना बेटा, मैंने आपको बताया अर्निंग, अर्निंग से मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे करंट ईयर के भी हो सकते हैं, कई बार करंट ईयर में प्रॉफिट्स नहीं होते, लॉसेज होते हैं। तो कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है, जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उससे भी आप डिविडेंड दे सकते हैं, ये कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है। तो नाउ हमें हमारी अर्निंग चेक करनी है कि हमारी अर्निंग कितनी, यानी हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, एंड उसी के बेसिस पे हमें क्या देना है? डिसीजन। तो हमारे, हम बात क्या कर रहे हैं कि डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो पहला जो सबसे मेन है, हमारी अर्निंग। अगर हमारी किसी ईयर में लो अर्निंग होगी तो हम कम डिविडेंड दे सकते हैं, किसी ईयर में ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं। और ये डिविडेंड भी आप लोगों को बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, एग्जाम के लिए नहीं। दो तरीके का होता है, एक होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड भी दो तरीके का होता है, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का मतलब, जब नॉर्मल डिविडेंड वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कब निकलता है? ईयर एंड के बाद, जब हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाते हैं। जब 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है उसके बाद जो डिविडेंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द ईयर। अगर कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर लग रहा है कि उनको प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं तो वो इंटरिम डिविडेंड भी दे सकती है। बट चाहे कोई भी डिविडेंड हो, ये डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है, एंड कोई भी डिविडेंड देंगे इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ। तो मेजर डिटर्मिनेंट जो है अर्निंग है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के। क्लियर है? दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। लिखते जाना हेडिंग्स। क्या पर्टिकुलर अमाउंट मतलब? वही तो कह रहे हैं ना, कितना देना है वो बोर्ड मीटिंग होती है ना, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है बेटा। नहीं नहीं, मैं क्या, डिविडेंड देना ही कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी है ही नहीं ना डिविडेंड देना। कितना देंगे, क्या देंगे, हाँ ये जरूर, डिविडेंड हमेशा किस अमाउंट पे दिया जाता है मैंने बता रखा है, फेस वैल्यू नहीं, पेड अप वैल्यू। डिविडेंड नोट देख लेना जाके, मैंने लिखवाया हुआ है। पेड अप इसमें नहीं होगा, अकाउंट्स में होगा। डिविडेंड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पेड अप वैल्यू पे। याद करो, मैंने आप लोगों को बताया भी था जब ऑथोराइज ये सब कैपिटल करा रहा था, डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे एक शेयर होल्डर है, देखो फेस वैल्यू है 10 रुपये, 10 रुपये फेस वैल्यू है, ठीक है। अब लेट से अर्शिया ने 10 रुपये पूरे दिए, तन्विका ने भी पूरे दिए, लेकिन ये गधा है, इसने अभी तक 8 रुपये ही दिए, 2 रुपये दिए नहीं, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ गया। तो हमने बोला कि हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा 10%। 10% किसका लेंगे? जितना दिया उसका लेंगे, सिंपल सी बात। और जितना दिया वो क्या होती है? पेड अप वैल्यू। फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है ना, तभी तो कॉल्स इन अरियर होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। तो डिविडेंड किसके ऊपर होता है? अब जैसे 10% किसका निकालेंगे, यानी अर्शिया ने 10 रुपये दिए हैं तो 10% ऑफ 10, 10% ऑफ 10, 10% ऑफ 8, ये हो। तो पेड अप वैल्यू पे, ऐसे तो फिर एक बात मैंने याद करो, ये एग्जांपल मैंने समझाया भी था, ठीक है, जब
मैंने आपको लोगों को बताया था, ऐसे तो फिर अनजस्टिस नहीं हो जाएगा, तुम लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं हो गया कि तुमने 10 रुपए दिए तो तुम्हें भी 1 रुपया मिल रहा है डिविडेंड, इसने 8 रुपए दिए, इसे 80 पैसे मिलने चाहिए, 1 रुपया मिल रहा है एक शेयर का डिविडेंड, गलत नहीं है। डिविडेंड हमेशा किस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है? पेड अप वैल्यू पे होता है। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज की डेट में क्योंकि पॉलिसी नरी वगैरह कंसेप्ट चलता नहीं, क्योंकि सारा पैसा इकट्ठा एक बार में ही ले लेते हैं, इसीलिए सारा का सारा जो फेस वैल्यू सारा अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है? पेड अप होता है। इसलिए कॉल सीनरी वगैरह प्रैक्टिकली नहीं। लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है मैं जो पेपर दूंगा आपको बताऊंगा। चलो जी, अमाउंट ऑफ हो गया, अर्निंग सेकंड, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ मिसिंग है यहाँ पे आपकी बुक में, ऑफ अर्निंग्स होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। स्टेबिलिटी समझते हो? एक तो था अमाउंट, स्थिरता, क्या मतलब हुआ? हर ईयर में अगर आपकी अर्निंग्स हो रही है तो इस एक कंसिस्टेंट बेसिस पे, ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैं बच्चों को स्टैटिस्टिक्स वगैरह में भी समझाता हूँ तो बहुत सारा मीन मीडियन मॉड में समझाना पड़ता था। अगर हम बात करें तेंदुलकर की, अब आपके टाइम में तो आजकल विराट कोहली की बात कर लेते, चलो विराट कोहली की बात करें और लेट से हम किसकी बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, ठीक है, ऑल्दो दे बोथ आर नॉट कंपेरेबल बिकॉज वो ऑलराउंडर है, वो बैट्समैन है प्योर है। नहीं रोहित शर्मा नहीं, मेरे को समझाना है उसलिए बोल रहा हूँ। तो अगर मैं बोलूं इन दोनों में कंपैरिजन करें, देखो डिफरेंट डिफरेंट कंसिस्टेंसी किस में ज्यादा है? कंसिस्टेंसी यानी स्टेबिलिटी, अगर मान लो हार्दिक पांड्या खड़ा है, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं मैं, और कोहली खड़ा है, किस पे ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये लंबी इनिंग खेल सकता है? दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है। लेकिन अगर 50 बॉलों में 125 रन चाहिए तो हमें किस पे ज्यादा उम्मीद होगी, हार्दिक पांड्या पे या कोहली पे? हमें हार्दिक पांड्या पे होगी, मैक्सिमम को हार्दिक पांड्या, क्योंकि जर्नल एक्सेप्शन नहीं बात करते, हम जर्नल की बात करते हैं, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या पे होगी, क्यों? क्योंकि उसका खेलने का तरीका वैसा है, ही इज नॉट कंसिस्टेंट बट ही इज फ्लुएंट, ही इज फ्लुएंट, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो हम किस एंगल से हम चीज को समझ रहे हैं, तो उस एंगल को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब हम लोग क्रिकेट देखते थे, आप तब बहुत छोटे थे, जैसे सचिन तेंदुलकर को कंपेयर करते हैं हम वीरेंद्र सहवाग से, तो हु इज मोर कंसिस्टेंट? सचिन तेंदुलकर। हु इज मोर फ्लुएंट? वीरेंद्र सहवाग। अगर हम सचिन तेंदुलकर और फिर राहुल द्रविड़ को कंसिस्टेंसी की देखें तो कंसिस्टेंट कौन है ज्यादा? राहुल द्रविड़। तो दैट इज द थिंग। तो बेसिकली मैं ये स्टेबिलिटी वर्ड को समझाना चाह रहा हूँ, ये स्टेबिलिटी वर्ड का मतलब कंसिस्टेंसी है, कंसिस्ट जो ऊपर वाला जो स्टेबिलिटी था, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा जिस कंपनी की अर्निंग स्टेबल होंगी, स्टेबल का मतलब है कि कंसिस्टेंटली वो अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट, वो उसके अकॉर्डिंगली अपने डिविडेंड को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी उनका जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, वो भी क्या होगा, वो भी आसपास ही होगा, कभी किसी साल में 10% दे दिया, कभी किसी साल में 12% दे दिया, कभी 8 दे दिया, कभी 15। लेकिन अगर किसी बिजनेस को, नया बिजनेस है, अभी उसकी अर्निंग का ही नहीं पता, तो क्या उसकी स्टेबिलिटी ऑफ वो होगा, डिविडेंड होगा? नहीं। तो जो थर्ड पॉइंट है ना वो उसी से रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड है, थर्ड पॉइंट भी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की बात कर रहा है। डिविडेंड भी जनरली स्टेबल होगा, जनरली स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब क्या हो गया? स्टेबल का मतलब है कंसिस्टेंट, कि जैसे जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमें पता है कि इस साल हमें 10 करोड़ कमाना है, हम डिविडेंड देते हैं 10% का, तो चलो यार इस बार 12% देते हैं, चलो इस बार 8% देते हैं। ये नहीं होगा कि हम, अब जो कंपनी मान लो एक साल तो 10 करोड़ कमा ले, दूसरे साल 1 करोड़ कमाया, अब वो डिविडेंड कैसे दे देंगे? स्टेबल। तो ये दोनों पॉइंट उसी से। तो पहला फैक्टर हमारा सबसे पहला था कि अर्निंग होनी चाहिए, दूसरा था अर्निंग स्टेबल होनी चाहिए, तीसरा है अगर अर्निंग स्टेबल होंगी तो डिविडेंड भी स्टेबल हो। दिस पॉइंट क्लियर? समझ आ रहा है? कंसेप्ट समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। थर्ड पॉइंट लिख लिया सबने? 3 पॉइंट लिख लो बेटा। पहला था अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, सेकंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। आपकी बुक में अगर स्टेबिलिटी अर्निंग लिखा है तो ऑफ वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे ऑफ वर्ड डाल लेना बुक में, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखो बेटा मैंने आपको बताया था, जो हमारा, अगर आपको याद हो, डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पैट कहते हैं, ठीक है।
इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, कुछ पार्ट डिविडेंड की फॉर्म में, कुछ पार्ट रिटेन अर्निंग्स की फॉर्म में। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस। एक बात बताऊं, अगर मैंने 10 करोड़ कमा लिया हमारी कंपनी ने, और हमें डिसाइड करना है कि डिविडेंड कितना दें 2 करोड़ दें, 3 करोड़ दें, 5 करोड़, सबको मिला के सारे शेयर होल्डर को, ठीक है। लेकिन एकदम हमें पता चला कि यार एक है ना नया प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं जिससे कि हम लोग शेयर होल्डर्स की वेल्थ को और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एकदम हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ गई, व्हाट शुड वी डू? और उसके लिए हमें 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। व्हाट शुड वी डू? वी शुड रिड्यूस द डिविडेंड, और उस साल हम ना दें, सारा का सारा किसमें ट्रांसफर कर दें? रिटेन्ड अर्निंग। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग कितनी हमें रखनी है, डिविडेंड कितना हमें देना है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। कि अगर हमारे को लगता है, जैसे हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हम ऐसा काम मेडिसिन में थे, ठीक है। अब आपने मेडिसिन में देखा कोविड टाइम में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितनी थी, नए प्रोजेक्ट्स लगाने, नई मशीन, जिन्होंने हमारी जो वैक्सीन बनाई थी उनको कितनी जबरदस्त ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो उनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ी होगी, नए प्लान गवर्नमेंट ने भी हेल्प करी होगी, बट गवर्नमेंट ने कितनी करी होगी, उनको भी तो अपना फंड लगाना पड़ा होगा, उन्होंने साल क्या किया होगा, अपने जो प्रॉफिट था सारा का सारा उसमें लगा। दैट इज व्हाट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। तो इसका मतलब फोर्थ फैक्टर है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एंड ये हमें बताता है कि हमें किसी साल में अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यानी हमें रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखनी पड़ेंगी, और हमें उस साल में डिविडेंड कम देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट दिस फोर्थ पॉइंट इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा, फिफ्थ लिखेंगे कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है। अब देखो बेटा, दो चीजें, हम रेशो भी पढ़ रहे हैं ना बेटा, मैंने कहा था रेशो से कनेक्ट होगा। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक टर्म यूज होता है लिक्विडिटी, और एक टर्म यूज होता है प्रॉफिटेबिलिटी, या इसको लोग सॉल्वेंसी। ये दोनों ना कई बार सिनोनियम लिए जाते हैं। जैसे अगर हमने रेशो में फर्स्ट रेशो पढ़ी थी लिक्विडिटी रेशो, उसको हम शॉर्टली हम क्या बोलते थे, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। ऐसे ही हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो थी उनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। तो काम भाषा में लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी आर वन एंड द सेम थिंग ली जाती है, सिनोनियम मान लिया जाता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से अर्शिया और ये लोग दोनों स्कूटी पे आते हैं, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है। स्कूटी पे आते हैं और लेट से रास्ते में आ रहे थे, तो रास्ते में इनको भूख लगी, इन्होंने कहा कुछ रुक के खाते हैं, तो इन्होंने सब कुछ खा लिया, ठीक है, खा लिया। लेकिन जब पेमेंट देने की बारी आई तो इनके पास कैश नहीं निकला। इनके पास क्या नहीं निकला? कैश नहीं निकला। इनके पास एटीएम कार्ड था, लेकिन उसका पिन भी नहीं पता था इनको, फोन भी घर बुलाए, वर्स कंडीशन। भैया वो दुकानदार के पैसे दो। तो अर्शिया थोड़ी समझदार ज्यादा थी चैतन्या से, कहती भैया एक काम करो, हमारे घर भेज दो किसी को, हम पैसे दिलवा दें, ठीक है। अब यहां तक की बात में अगर हम बात करें तो अर्शिया और अगर चैतन्य की उस टाइम की फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्कस करें, घर से पहले पहुंचने तक की, उस टाइम पे क्या इनके पास पेमेंट देने की कैपेसिटी थी? यस, पेमेंट देने की तो कैपेसिटी थी, एटीएम कार्ड था, चेक बुक, कुछ भी। तो इसका मतलब ये दोनों सॉल्वेंट तो थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सॉल्वेंट? सॉल्वेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर एबल टू पे योर, कैपेबल टू पे योर डेट्स। यानी इसको हम अगर टेक्निकल भाषा में बोले ना, इसको बोलते हैं व्हेन आर असेट्स आर मोर देन द डेट्स। जो हमारे असेट्स डेट से ज्यादा हैं, वी आर सॉल्वेंट, यानी हम अपनी सारी डेट्स को दे सकते हैं। मतलब जो अर्शिया और उसकी 100 रुपए का, 500 का, 1000 का जो भी बिल आया, वो देने की तो एबिलिटी, कैपेबिलिटी तो थी, बट इनके पास उस टाइम जो उसको चाहिए था, कैश। पॉइंट समझ आता है? एंड द मोमेंट ये घर गए और घर से मम्मी पापा से पैसे लेके उसको दे दिए, इसका मतलब
इनकी लिक्विडिटी भी। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब कैश पोजीशन, और कैश पोजीशन का मतलब है कि आपके पास या बैंक में भी वो पैसा, लेकिन आप उसको देने की कैपेबिलिटी आपके पास अकाउंट में है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, एक ऐसी फर्म है जिसकी सेल बहुत जबरदस्त है। अब सेल, अब ट्रेडिंग अकाउंट दिमाग में खुल जाना चाहिए, सेल ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, सारी की सारी लेकिन क्रेडिट सेल है। सेल क्या है? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल है, इसका मतलब 3 महीने का, लेट से हमारा अभी आगे टर्नओवर रेशोज आनी है, 2 महीने 3 महीने में हमें पैसा मिलता है, 4 महीने में पैसा मिलता है, तो इसका मतलब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है। फिर उससे हम लोग, अगर हम बात करें P&L अकाउंट बनाएंगे, हमारा नेट प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है। तो कैन आई से कि हमारी सॉल्वेंसी तो है, जितनी डेट्स हैं, क्योंकि जो अगर हमारा प्रॉफिट आ रहा है, इसका वी आर एबल टू पे, सब कुछ दे सकते हैं, प्रॉफिट तभी आए। लेकिन क्या जितनी मेरी क्रेडिट सेल है, एम आई लिक्विड इनफ? अगर मुझे कोई इमीडिएटली कोई बोले कि भैया इतना 1 करोड़ रुपए का ये सैलरी देनी है, ये देनी है, वो देनी है, नहीं है, क्यों? मेरा सारा सामान क्रेडिट पे बिका है। आई एम सॉल्वेंट, आई एम एबल टू पे योर डेट्स, बट नॉट राइट नाउ, so it means I am not liquid. So this is the difference between liquidity and solvency. Thin line of difference is there. इसलिए जनरली जो आपकी वो होती है ना, कंपनीज होती हैं, वो अच्छा भला कैश बैलेंस भी मेंटेन करती है। कभी पढ़ा ना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक पढ़ा हुआ है ना, दैट इज। और आपने बैंक के केस में सेंट्रल बैंक आपको SLR CRR पढ़ा था ना, दैट इज द रीजन। कि सॉल्वेंट होना एक अलग बात है, लिक्विड भी तो होना चाहिए, ताकि लिक्विड होने से क्या होगा? लिक्विड होने से क्या होगा? लिक्विड होने से ये पता चलेगा कि एक्चुअली में हमारे पास अभी, अगर मुझे आज ही सारी पेमेंट्स करनी पड़े, तो मैं इमीडिएटली कितनी पेमेंट्स कर सकता हूं। इसीलिए रेशियो एनालिसिस में, लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो पढ़ाई थी आपको, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो करंट रेशियो में आपने सारे करंट असेट्स इंक्लूड किए थे, लेकिन लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो में, क्विक रेशियो में, हमने स्टॉक को माइनस कर दिया था। क्यों माइनस किया था? बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो हमने वो वाले लिए थे जो हमें पता है कि कन्वर्ट हो जाएगा डेटा। इसके अलावा मैंने बोला था तीसरी एक और रेशियो होती है जो आपके कोर्स में नहीं, उसको बोलते हैं सुपर क्विक रेशियो। उस सुपर क्विक रेशियो में हम डेटर्स को भी माइनस कर देते हैं। इस वाला हमारे पास बचेंगे क्या? नहीं, कैश एंड कैश इक्विटी। देखो फिर वही है, मैं अगर आपको रेशियो की एनालिसिस कराना हूँ 1 महीना लग जाए, इतना डीप है रेशियो, और इतना डीप मैं पढ़ाता होता हूँ अपने CS में। बट वो तो क्योंकि समय की कंस्ट्रेंट है और सारी चीजें हैं, अदरवाइज तो बहुत कुछ है बताने। तो मैं यहाँ पे क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, आप अब इस पॉइंट को समझो। हमने कौन सा पॉइंट करना था? कैश फ्लो पोजीशन। ये किसकी बात कर रहा है? सॉल्वेंसी की या लिक्विडिटी की? लिक्विडिटी। मेरे प्रॉफिट तो बहुत है, लेकिन मैं पैसा ही नहीं है देने को, तो डिविडेंड कैसे दूंगा? पढ़ लो जरा पैराग्राफ। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश। अ कंपनी मे बी अर्निंग प्रॉफिट, यानी सॉल्वेंट है, बट मे बी शॉर्ट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी इज नेसेसरी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ। तो कंपनी की कैश पोजीशन जो है, क्योंकि भैया डिविडेंड देना है, डिविडेंड कोई बुक एंट्री थोड़ी ना कि भैया बस डेबिट क्रेडिट कर दो, पैसा तो देना पड़ेगा, अकाउंट में तो जाएगा ना दूसरे के। तो दैट इज व्हाट दिस पॉइंट। तो इसीलिए याद रखना जिंदगी भर, सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी एक आम भाषा में सेम है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। यार सॉल्वेंट कई, अच्छा बोलो, हम रिक्शे पे जाते हैं, ठीक है, मैं तो रिक्शे वाले का एग्जाम्पल देता हूँ, तो तुम्हारा बना दिया मैंने, रिक्शे वाले का एग्जाम्पल देता हूँ। रिक्शे पे गए, ठीक है, 50 रुपये रिक्शे वाले को देने हैं, ठीक है, मुझे चेक काट के दे रहे हैं, भैया तेरा नाम क्या है? भैया ले लेगा। ये तो पेटीएम पुटीएम अब शुरू हुए हैं, आज से 5 साल पहले कौन सा पेटीएम होता था, या 6 साल पहले कौन फॉलो करता था, तो ठीक है, भैया कहेगा भाई साहब हाथ जुड़वा लो। इसको ना यू आर सॉल्वेंट, चेक काट के दे रहे हो आपके बैंक में, लेकिन आप सॉल्वेंट हो, बट आपके पास इमीडिएटली कैश नहीं है जो भैया को दे दो, ठीक है। तो दैट इज द डिवाइस। बिजनेस के पास भी सॉल्वेंसी होती है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं होती, ड्यू टू मैनी रीजन। सबसे मेन रीजन होता है कि सर उनकी जो क्रेडिट सेल हुई है, उनके डेटर्स का जो
कन्वर्जन पीरियड है, इसीलिए तो हम डेटर टर्नओवर रेशियो में कन्वर्जन पीरियड भी पढ़ते हैं, हाउ क्विकली आर डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश, और जितने जिसके डेटर्स जल्दी कन्वर्ट होते हैं इसका मतलब कैश रिच कंपनी है। अभी रिलायंस का पीछे आपने पढ़ा होगा, फेसबुक के साथ हुआ था ना, फेसबुक ने उसका शेयर खरीदा था, अगर पढ़ा हो न्यूज़ पे, क्यों? तो रिलायंस को पैसा चाहिए था, रिलायंस को पैसा इसलिए चाहिए था, ये केस स्टडीज होती है, रिलायंस को पैसा इसलिए चाहिए था, उसकी डेट्स बहुत हो रखी थी, और डेट्स बहुत हो रखी थी, इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा था, तो उसने क्या किया, अपना को शेयर बेचा, पैसा आया, और अब रिलायंस को बोलते हैं डेट फ्री कंपनी। ठीक है, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आप जो आप पढ़ रहे हो ना, ये रट्टे मत मारना, ऑल्दो भाई वही है कि क्वालिटी स्टडी पढ़ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन वो टाइम का इशू रहता है। तो हमारे कितने पॉइंट्स हो गए भाई? 5 हो गए। 5 कैश फ्लो पोजीशन समझ आ गया। नेक्स्ट कौन सा है? शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, देखो बेटा, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है कंपनी की एजीएम पे होता है, ठीक है, तो बेसिकली शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस, क्योंकि मिलना शेयर होल्डर्स को है, पैसा शेयर होल्डर का है, चाहे कंपनी रिटेन अर्निंग की फॉर्म में रखे चाहे डिविडेंड की। लास्ट क्लास में देखा ना, इक्विटी में आ रहा था ना, ऐड हो रहा था रिजर्व सरप्लस, तो ये शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस भी देखी जाती है। अब आपसे आज बोला जाए तो भैया आपका 10 रुपये का शेयर है, आपको हम 1 रुपया डिविडेंड दे रहे हैं, या हम बोल रहे हैं आपको 1 रुपये का डिविडेंड नहीं दे रहे, हम वो सारा पैसा नए प्रोजेक्ट में लगाते हैं, आपके शेयर की वैल्यू ना 50 रुपये हो जाएगी अगले साल। क्या ज़्यादा बेटर है? ऑब्वियसली हम कहेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा बेटर। तो ये शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस है। कईयों को होता है नहीं 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 नहीं, रेकरिंग इनकम चाहिए हमें, तो हर साल, अब जिसके लाख शेयर है एक कंपनी में और 1 रुपया डिविडेंड मिलता है, तो उसको कितना डिविडेंड मिलेगा? लाख रुपये। तो शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस जो है वो भी मैटर करती है कि डिविडेंड कितना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये आपका पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? 6, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। नेक्स्ट, हाँ आ गया, ये तो मेरा फेवरेट, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि क्या होता है, ये प्रोविजन चेंज होते रहते हैं। डिविडेंड के ऊपर एक टैक्स लगता है जिसका नाम होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी बोलते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो अब अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बात करें तो ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कई बार कंपनी को देना पड़ता है, कई बार शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि अगर शेयर होल्डर्स को देना पड़ रहा है तो कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर कंपनी को खुद बियर करना पड़ रहा है वो टैक्स तो वो कितना दें। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है। पहले डिविडेंड जो होता था ना, शेयर होल्डर्स के हैंड में एग्जाम्प्ट होता था, अभी आजकल क्या है, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, सब्जेक्ट टू एक अमाउंट है, उससे ऊपर वाला, उससे नीचे वाला एग्जाम्प्ट है, वो अभी आपके लिए नहीं है। तो टैक्सेशन पॉलिसी ऑल्सो मैटर्स कि किसकी टैक्सेशन लाइबिलिटी आ रही है, टैक्स कौन पे करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है जिसको ध्यान में रखा जाता है वाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड को। ठीक है, तो ये आपका कौन सा नंबर पॉइंट हो गया? 7th पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। हाँ जी, स्टॉक मार्केट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जो कंपनी डिविडेंड देती है इसका मतलब कैश रिच कंपनी होती है। ठीक है, तो जनरली डिविडेंड देना इज अ पॉजिटिव साइन, डिविडेंड देना इज अ पॉजिटिव साइन अनलेस आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में पैसा ना लगा रहे हो। तो अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते जाते हो तो उससे क्या होता है, उससे आपकी जो स्टॉक मार्केट, जो सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पे आपके शेयर्स ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव साइन आता है। पॉजिटिव साइन का मतलब जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो सोचते हैं यार इस कंपनी ने तो डिविडेंड अच्छा पे किया यार, हम भी, जिनको रेकरिंग इनकम चाहिए होती है, हम भी इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। तो दैट इज व्हाट द स्टॉक मार्केट रिएक्शन इज। तो आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है, ठीक है, उसका इफेक्ट जो है वो आपके प्राइजेस पे भी आता है। फिर मैं बता रहा हूँ, दो प्राइस होते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, एक होती है शेयर की फेस वैल्यू एंड एक होती है उसकी मार्केट वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना, जब आईपीओ आता है या एफपीओ आता है, यानी प्राइमरी मार्केट जब होती है, बता रखा है ना प्राइमरी मार्केट, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो किस पे करेगी, वो अपने फेस वैल्यू पे करेगी। वो फेस वैल्यू क्या होती है वो अलग होती है, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में प्राइस, जब हम सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं खरीदने, तो हम कंपनी से नहीं खरीद रहे हैं, हम आपस में ही खरीद रहे हैं एक दूसरे से। वहाँ सेलर और बायर अननोन होते हैं, ठीक है, बीच में जो मिडल मैन होता है वो स्टॉक मार्केट होता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में मार्केट प्राइस जो चल रहा है, अब जैसे रिलायंस का है, रिलायंस का शेयर 10 रुपये का है, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, आज वो 2500 रुपये का बिक रहा है, मुझे थोड़ा ना 10 रुपये मिलेगा, आज मैं लेने जाऊंगा तो कितने में बिकेगा, 2500 में, जो रेट होगा उसका स्टॉक मार्केट में। लेकिन जिसने फर्स्ट टाइम रिलायंस से ही डायरेक्ट खरीदा होगा उसे कितने का मिला होता है, 100 का। मारुति का शेयर है 5 रुपये का, ठीक है, आज वो 9,000 रुपये का है।
तो मुझे तो आज 9,000 का खरीदना पड़ेगा ना। हाँ, अगर मारुति दोबारा से नए शेयर इशू करती है तो वो कितने में करेगी, वो डिपेंड करेगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्टॉक मार्केट जो रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सो स्टॉक मार्केट रिएक्शन के बाद एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। हाँ जी, ये पॉइंट किसकी बात कर रहा है, प्लीज लिसन केयरफुली। एक बार इसको पढ़ते हैं, देखो आपको समझ आएगा। लार्ज एंड रिप्यूटेड कंपनीज जनरली, प्लीज लिसन ध्यान से, लार्ज एंड रिप्यूटेड कंपनीज generally have easy access to capital market and therefore may depend less on retained earning to finance their growth. These companies tend to pay higher dividends than the smaller companies which have relatively low access to the market. कोई बता सकता है ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? कन्विका। हाँ भाई, देखो सिंपल बात है, हम रिटेन्ड अर्निंग्स क्यों रखते हैं? ताकि हमें पैसे की जरूरत है कोई प्रोजेक्ट के लिए। अब दो कंपनियों से, एक एक्स कंपनी है, एक रिलायंस है। अब रिलायंस के पास ऑप्शन है, या तो वो रिटेन्ड अर्निंग रखे या वो नए शेयर भी इशू कर सकती है, और उसे पता है कि वो नए शेयर इशू करेगी तो हाथों हाथ बिक जाएंगे। लेकिन जो छोटी कंपनी है उसके शेयर्स बिकेंगे नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अब तो हम टेक्निकल वर्ड्स यूज कर सकते हैं, शेयर उसके पब्लिक इशू फ्लॉप हो सकता है। तो एज कम्पेयर टू लार्जर कंपनी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, जो छोटी कंपनी है वो रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा रखना चाहिए या डिविडेंड ज़्यादा देना चाहिए रिटेन्ड ग्रोथ के लिए? जो बड़ी कंपनी है वो क्या करना चाहेगी, क्योंकि उसे पता है कि मेरे को कैपिटल मार्केट से हानि से मैं पब्लिक इशू दोबारा ला के सक्सेसफुल कर सकता हूँ, तो वो रिटेन्ड अर्निंग से बेटर क्या करेगी, डिविडेंड देना चाहेगी। डिविडेंड देगी तो ऑब्वियसली उसका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, मार्केट में उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी, जो इससे पहले वाली हमने बात की। तो फिर वही चीज़ है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इन सब फैक्टर्स को देख के ही हम डिविडेंड डिसीजन लेते हैं। कितने पॉइंट्स हो गए? 8 हो गए, 8 9 हो गए। नेक्स्ट, लीगल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? रुकावटें। तो डिविडेंड कंपनीज एक्ट, देखो कंपनीज एक्ट में लिखा है ना, तो कंपनीज एक्ट ने बहुत सारी, आपने सिर्फ यही समझना है कि कंपनीज एक्ट में बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स हैं डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए, उसमें सारे प्रोविजन हैं, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो वो लीगल कंस्ट्रेंट्स ध्यान रखने। ऐसे ही कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या है देखो जरा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब है, प्लीज ध्यान सुनना, हम पढ़ेंगे आगे, मैं अगले रेशो में पढ़ेंगे, क्या हमने पढ़ा ही है, पढ़ ही लिया, हाँ। हमने डेट इक्विटी रेशो पढ़ा था, डेट इक्विटी रेशो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशो की अगर हम बात करें तो डेट अपॉन आइडल रेशो क्या होती है? 2:1, ठीक है। तो जब हम डिबेंचर होल्डर्स या लोन लेते हैं, ठीक है, तो जब हम लोन लेते हैं ना, तो लोन लेते वक्त एक सामने वाला लोन दे रहा है, वो हमारी करंट फाइनेंशियल पोजीशन को देख के दे रहा होगा, ये तो नो। तो जब वो हमारे को करंट फाइनेंशियल पोजीशन देखता होगा तो उसमें ये भी देखता होगा कि कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग वो कितना रखते हैं। लेट से वो डिविडेंड देते हैं 10%, बाकी 90% वो रिटेन्ड अर्निंग रखते हैं। सर अब डिबेंचर होल्डर्स को रिटेन्ड अर्निंग से क्या लेना देना? सिंपल सी बात है, अगर डिबेंचर होल्डर्स को रिटेन्ड अर्निंग से ना लेना देना तो किसे लेना देना होगा? अच्छा बताओगे, डिबेंचर होल्डर्स को रिटेन्ड अर्निंग से क्या लेना देना? यस, इंटरेस्ट, उनकी रेकरिंग इनकम तो प्रॉफिट से आएगी ना, और रिटेन्ड अर्निंग है इसका मतलब प्रॉफिट पहले तो उन्हीं को ही मिलेगा। तो अगर रिटेन्ड अर्निंग्स मान लो नहीं हो, डिविडेंड ही देते जाएंगे सारा, मतलब डिवेंचर होल्डर्स को था कि पिछला ट्रेंड देखा उन्होंने, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड देखी कि 10% ही देते हैं, बाकी 90% रिटेन नहीं, इसका मतलब हमारा पैसा सेफ है, हमें हर बार पैसा मिलेगा, रिडेम्पशन के टाइम पे हमें पैसा मिलेगा। लेकिन कंपनी ने उल्टा कर दिया, 90% डिविडेंड देना शुरू कर दिया, 10% रिटेन अर्निंग, यानी सारा का सारा बांट किसको रहेगी? तो अगले साल तो भाई साहब कुछ बचेगा ही नहीं, किसके लिए? डिवेंचर होल्डर्स के लिए। तो जो डिवेंचर होल्डर्स यही कहना चाह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं या कंस्ट्रेंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है वाइल ग्रांटिंग लोन्स टू अ कंपनी।
sometimes the lender may impose certain restrictions on the payment. देखो आ गया ना, of dividends in the future. The companies are required to ensure that the dividend does not violate the terms of the loan agreement in this. तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन में यूज होंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो हमारे जो तीनों इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस कम्स टू एन एंड। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, हेडिंग डाल लेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया भैया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक चीज़ होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड। ये होता है, तो हमने ये पता ये होता है। अब हर कंपनी करेगी कैसे, इसके लिए क्या टर्म यूज होगी? फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी कंपनी टू कंपनी प्लानिंग करेगी। जो अभी तक हमने पढ़ा था ना वो जर्नल था, हर कंपनी के ऊपर सेम एप्लीकेबल है। किसी कंपनी ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है तो उसे 3 डिसीजन लेने पड़ेंगे। जेनरिक था, मतलब वो एक जर्नल चीज थी। ये क्या आ जाएगी? स्पेसिफिक आ जाएगी, कंपनी टू कंपनी। ठीक है, तो लिखें फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन लिखें। कैन वी से, मतलब चलो पहले फाइनेंशियल प्लानिंग लिख लेते हैं, फिर मैं कुछ बताऊंगा। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली, फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली the preparation of a the preparation of the financial blueprint of an organization's future operations. In other words, financial planning is the process. Financial planning is the process. बेटा ये ना एसी बंद कर देता था। Financial planning is the, मेरे ना सिर पे आती है सीधा। Financial planning is the process of estimating, पहले लिख लो ये definition, of estimating the fund requirement of a business, and specifying the source of funds full stop। जितना पढ़ाया है उसको एक बार रीड करो, फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या समझ आया है, रीड करो उसको अच्छे से। हाँ जी, यस अर्शिया, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? ठीक है, तन्विका? तो फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें, इतना पढ़ने से ये समझ आता है, इट इज अ कंपनी स्पेसिफिक। इट इज अ कंपनी स्पेसिफिक। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ब्लूप्रिंट? हाँ, एक पाथ, यू कैन से दैट, मैप कह लो, पाथ कह लो, फ्लो चार्ट कह लो, कुछ भी। बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, जैसे लेट से कोई फाइनेंशियल मैनेजर है कंपनी का, तो कंपनी की फ्यूचर प्रोजेक्शन के बेसिस पे कि फ्यूचर में कितना फंड रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, कितना फंड रिक्वायरमेंट होगा, और वो फंड हम कहाँ से लेंगे, उसकी प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स
एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, दोनों चीजें यहाँ पे हो रही है। तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि ये डिसीजंस आपको लेने हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है ये डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, वो आपको ये बताता है कि कहाँ से लेना है, मतलब प्रोजेक्ट ए में डालना है, प्रोजेक्ट बी में डालना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यही पढ़ा था ना, वो सारी चीजें पढ़ी थी। अब एक्चुअली में जब हम एक्चुअल एक्शन लेंगे अपनी फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या ना, इसे फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने से पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए? पहले हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता होगा तभी हम प्लानिंग कर सकते हैं, या पहले हमें प्लानिंग पता होगा तभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा? पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता होगा, या जब हमें डिसीजन ही नहीं पता होंगे लेने क्या है, प्लानिंग किस चीज की करें? इज दिस पॉइंट क्लियर? So financial management and financial planning are not synonyms. We can say that financial planning is one step ahead of financial management. वो एक स्टेप आगे की बात करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक जेनरिक टर्म है, वो हर कंपनी पे लगेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग जो होगी वो कंपनी टू कंपनी क्या होगी, डिफर। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। इसीलिए जब आप लोग पढ़ेंगे ना, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जब आप किसी कंपनी में जाके काम करेंगे, लेट्स से आप एमबीए करेंगे, एमबीए फाइनेंस कर लो मान लो, तो आपको यही काम करना पड़ेगा एज ए फाइनेंशियल प्लानर, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा यूटिलाइजेशन ये चीजों का कहाँ होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दो मेजर ऑब्जेक्टिव है बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग के। दो मेजर ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, टू इंश्योर ई वाला, आई वाला नहीं, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स whenever required, to ensure availability of funds whenever required। सबसे मेजर पॉइंट यही है ये फाइनेंशियल प्लानिंग का, ये इंश्योर करना कि जब जब फंड की जरूरत होगी हमारे पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। और कहते हैं ना, एक फ्रेज होता है, दो फ्रेज है रादर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा सब कुछ हानिकारक होता है। और दूसरा होता है लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मैंने बता रखा है, यानी कम भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट लिखो जरा, फिर आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। टू सी दैट, सेकंड ऑब्जेक्टिव, टू सी दैट द फर्म to see that the firm does not raise resources, does not raise resources unnecessarily। इन दोनों को क्लब करें तो बैलेंस अप्रोच होगी ना, ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, जितना जरूरत है हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हमें सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? वही वाली चीज हो जाएगी सेम, हमारी सॉल्वेंसी तो है, लिक्विडिटी नहीं होगी। जैसे अच्छा एक बात बताओ, मंथ के एंड पे हम खड़े हैं, हमने दिखा दिया हमारी तो प्रॉफिट इतना जबरदस्त आया, इस साल सेल बड़ी जबरदस्त है, सारी क्रेडिट है, एम्प्लॉय सुनेगा? उसको तो सैलरी देनी है। रेंट वाला सुनेगा? उसको पैसा देना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट उससे रिलेटेड है कि जितनी भी हमारी कमिटमेंट्स हैं, रेगुलर कमिटमेंट्स हैं, वो हमारे पास, इसीलिए इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो चीजें आती हैं। क्या आता है? पहला कौन सा आता है? लॉन्ग टर्म डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग, एंड सेकेंड शॉर्ट टर्म डिसीजन, वर्किंग कैपिटल। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें कितना पैसा जो चाहिए होगा, कौन सा चाहिए होगा? वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स असेट्स। दैट इज द थिंग, ठीक है। कनेक्ट करोगे तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। एक बार जरा बुक ओपन करते हैं, देखें जरा बुक में, यहाँ से लेके फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें, यहाँ तक, ये जो है ना बी पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट है ना, ये बी पॉइंट तक बी पॉइंट तक पढ़ो, ये जो मैंने आपको बताया, जल्दी से। कौन सा? अभी आ रहा है, पहले पढ़ो तो सही। बी तक करो, बी कर लो, ऑटोमेटिकली आपको
वो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा, देखना पड़ना नहीं होगा तो मैं क्वांटिटी। बी पॉइंट तक करना होगा। पढ़ लिया? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा था? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। सेकंड क्या था? टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। ये पॉइंट समझ आया? क्या पॉइंट कहता है ये? मैंने बताया था ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, उसी से रिलेटेड है ना। मतलब क्या हुआ इसका? अननेसेसरली हमारे पास आइडल फंड पड़ा रहेगा, उसकी कॉस्ट है, फंड की कॉस्ट होती है। अब हमें 1 करोड़ चाहिए था, हमने गलती से 1.5 करोड़ रेज कर दिया, चल पड़ा हुआ है, 50 लाख का कोई यूटिलाइजेशन। अरे भैया डिबेंचर्स की अगर मान लो इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, डिविडेंड देना पड़ सकता है, ये सब चीज़ तो अननेसेसरी कॉस्ट है, तो इसीलिए देयर शुड बी अ बैलेंस अप्रोच। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल प्लानिंग का। ये हमेशा ध्यान रखना, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो हमेशा पास रिकॉर्ड के बेसिस पे की जाती है। जो हमारी पास परफॉर्मेंस होती है, हमारी पास का ग्रोथ रेट होता है। हाँ, अगर कोई नया बिजनेस है, फर्स्ट टाइम है, तो उसकी भी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, तो वहाँ पे पास डेटा तो होगा नहीं, हमारा हमारा अपना तो नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे? इंडस्ट्री का डाटा लेंगे कि जिस इंडस्ट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसको फिर हम क्या करेंगे? यूज। नाउ दिस फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल। पता है तुम्हें सब चीजें, अब देखो बस इसको हम थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में और लिख रहे हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सेकंड इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान। तो हमारे जो फाइनेंशियल प्लान बनेंगे वो दो तरीके के होंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब अपने आप बताओ, इस मतलब हमारा पैसा जो अरेंज हमें करना है, वो कुछ पैसा लॉन्ग टर्म के लिए अरेंज करना है और कुछ पैसा शॉर्ट टर्म के लिए अरेंज करना है। ये सुनो सर, लॉन्ग टर्म के लिए क्यों अरेंज करना है? अपने आप बताओ, लॉन्ग टर्म के लिए किस चीज के लिए पैसा चाहिए होता है लॉन्ग टर्म में जो अरेंज करना है?
हमारे लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर कौन से होंगे? लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जिसमें हमें ह्यूज पैसा चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर पड़ा था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पड़ी थी। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसका मतलब मुझे फिक्स एसेट्स खरीदने हैं, ठीक है, इसका मतलब मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। क्या मुझे डेली पैसा चाहिए? मुझे हर 5 साल के बाद चाहिए, 10 साल के बाद चाहिए पैसा। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिलेटेड टू आर कैपिटल। तो इसका मतलब कहीं कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तो बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो चीजें नहीं पड़ी थी, कैपिटल एंड कैपिटल बस्टिंग पड़ा था, और दूसरा क्या पड़ा था आपने, क्या पढ़ा था दूसरा हमने, बताओ, वर्किंग कैपिटल। तो उसी के लिए तो प्लानिंग कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिलेटेड टू हमारी जो शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, रेकरिंग बेसिस पे जो पैसा चाहिए होता है। रेकरिंग बेसिस का मतलब क्या है, हर महीने मुझे चाहिए, लेकिन थोड़ा पैसा चाहिए जो रेकरिंग बेसिस पे मुझे चाहिए। तो इसका मतलब जो बिजनेस होगा, जो बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंडिचर्स होंगे, सारी चीजें वो लॉन्ग टर्म से मीट होंगे, शॉर्ट टर्म से, शॉर्ट टर्म से मीट होंगे। लॉन्ग टर्म से क्या मीट होंगे, जो बिजनेस के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे। लाइक हमने डिवेंचर्स लिए हुए थे, उनकी रीपेमेंट करनी है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स करना है। हमने लोन लिया हुआ था, हमने उसकी पेमेंट्स करनी है। ऐसी तरीके के हमने लेट से कोई फिक्स एसेट परचेज करना है, उसके लिए हमने लोन लिया था। तो उस तरीके के जो एक्सपेंडिचर है वो सारे यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में आएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में लिख लो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट full stop. It focuses on कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम। आई होप कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है। सॉरी, इट फोकसेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स। ठीक है, अब आ जाओ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग covers short term financial planning covers short term financial plan called बजट को अंडरलाइन कर लेना। इसका मतलब आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान का अनदर नेम क्या होता है, बजट होता है। अब मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे कॉस्टिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। तो वहाँ पे जब कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक बजटरी कंट्रोल नाम से एक चैप्टर आएगा। तो वहाँ पे आपको बजट बनाना सिखाया जाएगा, सेल्स बजट, परचेज बजट, रॉ मटेरियल बजट, प्रोडक्शन बजट, ये सब बजट, कैश बजट इज डिफरेंट फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो सारे बजट्स बनेंगे। वो बजट्स किस लिए बन रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है। ठीक है, प्रोजेक्शंस है बेसिकली, सारी क्या है, प्रोजेक्शंस है एडवांस। ठीक है, तो अब जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती कैसे, उसका एक प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। ये होता कैसे, फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। अब देखो बेटा, ये प्लानिंग है। आज जो हमने आज सेकंड क्लास में हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट करना ना, ठीक है। अच्छा एक मिनट, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में, आपके स्कूल में चल रहा है ना एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, ठीक है, तेरे चल रहा है, क्या चल रहा है, मिक्स मतलब ऐसे कैसे, मतलब अगर मान लो मैं आज बोलता हूँ एक्स एंटी डिमांड, या मैं बोलता हूँ फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वो सबसे लास्ट में होना चाहिए टॉपिक, वो पहले कैसे करा देते, सीक्वेंस में नहीं चलेंगे। अब एक बात बताइए, प्रोसेस पहले होगा या मैं पहले टाइप्स कराऊंगा, प्रोसेस पहले होगा, टाइप्स हमेशा सीक्वेंस नहीं, बीएसटी की बात नहीं है, होना ही सीक्वेंस ही है। तभी तो तेरे को बहुत जबरदस्त आया था। हाँ जी, है कोई बात, अब आता है ना, अब तो तू उस दिन कॉन्फिडेंटली नेशनल है, वो तो वो भी यही कह रही थी, तन्वी का भी यही कह रही थी।
अच्छा उसमें पढ़ क्या रहे हैं इस चैप्टर में, तो बता दो। फुल एम्प्लॉयमेंट कराया था? हाँ, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा आता है, इसका मतलब मेरे को भी पढ़ा दिया हमने आज बने। नहीं, मेरा पॉइंट कुछ और है, आपने चैप्टर पढ़ा, अब जैसे चैप्टर का जिस्ट तो पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए। अब मैं ये बोल रहा हूँ जो अग्रीमेंट डिमांड वाला चैप्टर है जो तुम्हारा डिटर्मिनेशन ऑफ, क्यों पढ़ कोर्स में है, उसके अलावा आंसर देना, क्या पढ़, ये पूछना था, जस्ट एक सिंपल एक लाइनर में आंसर दे दो। यही तो समस्या है हमारी एजुकेशन सिस्टम की, प्रॉब्लम यही, बस हमें मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए, मार्क्स आ जाएंगे, वो तो रट के आ ही जाएंगे, मार्क्स तो बटते हैं बोर्ड में, बट थिंक बियॉन्ड दैट ऑल्सो बेटा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यही है प्रॉब्लम है। मैं ट्वेल्थ का ना, मेरे को जो सोच, आजकल नॉलेज लेना भी तो नहीं चाहते लोग, सबसे पहली क्लास में पता होना चाहिए पढ़ क्यों रहे हैं, मैं बताऊंगा अभी आज की क्लास में। तो चीज़ों को ना, अब जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको बिजनेस के एंगल से समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल देके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे ही नहीं तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। याद है मैंने एक लाइन लिखवाई थी, फाइनेंस फाइनेंस इज द बैकबोन, वी हैव टू मैनेज ना, हर चैप्टर का कुछ ना कुछ तो पर्पस हो। अब एक बात हमने पढ़ा, गवर्नमेंट पढ़ा, गवर्नमेंट बजट पढ़ा था, गवर्नमेंट बजट क्यों पढ़ रहे थे हम, व्हाट इज द रीजन, बजट, यहाँ पे भी तो बजट आ गया, एस्टिमेशन था ना, या सुनो, किसकी इनकम, हाँ मैं तो बोल ही रहा था इतनी देर से, किसी ने मानी नहीं मेरी बात, मैं क्या करूँ, जब मैंने बोला तो ये हंसने लग गया था इतना, नहीं मैंने तो बोला था कि एक बार कर देना। हाँ नहीं, किसकी इनकम निकालने के लिए हम पढ़ रहे हैं, कौन सी, एग्रीगेट ये वाला, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नालायक फिर नेशनल इनकम क्या पढ़ा था, है ना, यही तो होता है। अब देखो क्या है, अब ये हम मजाक में बात कर रहे हैं, बट इट्स अ वेरी सीरियस इशू, वेरी सीरियस, अभी हम पढ़ेंगे, हम बताएंगे। पॉइंट इज दिस कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा मनी एंड बैंकिंग में रट दो, क्यों पढ़ा मनी एंड बैंकिंग, पूरा रेपो रेट रिवर्स पता है ना सिस्टम में क्यों चल रहा है, सिस्टम ही समझना है बेटा, ये आगे काम आने वाले चैप्टर्स हैं, लाइफ लॉन्ग। मैं अच्छे अच्छों को बता दूं, अच्छे अच्छों को, वो जो मैंने तुम्हें बिजनेस साइकिल बताई थी ना, पीक वाली, किसी को नहीं, अच्छा इसमें हम किस उसमें चल रहे हैं, इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन जब होता है इसका मतलब हम पीक से क्या हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, रिसेशन की तरफ आ रहे हैं, और थोड़े टाइम में देख लो ना, आपको सुनने में आएगा रिसेशन आ गया, सुनने में आ रहा है ना, रिसेशन आ रहा है मार्केट में, क्यों आ रहा है, अच्छा अब रिसेशन आता है तो क्या होगा, रेपो रेट बढ़ा रहे हैं वो, बढ़ रहा है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, अच्छा इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ेंगे, उससे क्या होगा, मार्केट में मनी सर्कुलेशन क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो डिमांड ज्यादा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिमांड जब कम होगी तो क्या होगा, सप्लाई सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन उसके ड्रॉबैक क्या होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, होगा या नहीं होगा, पीक, पीक से हम सीधा किस पे आ जाएंगे, हम पीक से हम ट्रफ पे आ जाएंगे, और ट्रफ लास्ट पॉइंट होगा रिसेशन का, डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन से फिर स्टार्ट हो जाएंगे ठीक से रिकवरी साइकिल। और कोई भी बोल देना कि बैलेंस, कभी भी हम बैलेंस अप्रोच में नहीं रहते, कभी भी बैलेंस हो ही नहीं सकता, कितना बढ़ाने से, आरबीआई का गवर्नर नहीं बोल सकता कि कोई भी इकोनॉमी बैलेंस में कभी नहीं, प्लस माइनस होता रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बिजनेस, ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है बिजनेस साइकिल, बिजनेस की भी तो साइकिल ऐसी होती है ना, बिजनेस में कभी कोई कंफर्टेबल पोजीशन में होता है नहीं, कभी कोई टेंशन, कभी कोई कोई प्रॉफिट होता है, कभी नुकसान होता है, तो ये चीज़ों को समझो, तो शॉर्ट टर्म, यहाँ पे भी देखो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को हम क्या बोल रहे हैं, बजट बोलते हैं, ठीक है, तो ये बजट कैसे बनते हैं ना, अभी तो सिर्फ नाम, अभी तो प्रोसेस अब लर्न कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ आगे कॉस्ट, मैं तो क्योंकि ये पढ़ाता हूँ टैक्सेशन कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर है, बजटरी कंट्रोल में सेल्स बजट बनता है, परचेज बजट बनता है, सारे बजट बनते हैं। अब बजट का मतलब क्या होता है, बजट का मतलब होता है एस्टिमेशन, बजट का मतलब क्या है, एस्टिमेशन इन एडवांस, फ्यूचर का, ठीक है, ये चीज रहती है। चलो आ जाओ प्रोसेस में आ जाओ, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट, तो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो सेल्स फोरकास्ट से होता है। अच्छा एक मिनट, इसको 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 करने लिख लिया आपने, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे नॉर्मली पूछता हूँ, नॉर्मली
मुझे तीन चीजें बनाना, मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, मुझे सेल करना है, मुझे लेट से 100 यूनिट बना के बेचनी है, ठीक है, तो मेरी सेल्स कितनी होगी? 100 यूनिट, ठीक है। तो मेरे को उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो चैतन्य, मुझे आप बताओ, सबसे पहले मैं क्या प्रोसेस करूंगा? सबसे पहले मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? 3 बजट बनाने, रॉ मटेरियल परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट एंड सेल्स बजट। तो सबसे पहले मैं कौन सा बजट बनाऊँ? क्यों? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, देखो यही उल्टा चलता है, बजट्स में हमेशा उल्टा चलता है। अभी मैंने क्या बोला? सेल्स बजट। सेल्स बजट का मतलब ही क्या है? कि मुझे फ्यूचर में कितनी सेल करनी है। तो जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगा फ्यूचर में सेल कितनी करनी है, मैंने बोला 100 यूनिट करनी है, तो मैंने पहले सेल्स बजट बनाया होगा, 100 निकाली होंगी। अब 100 निकालने के लिए उसके बाद कौन सा प्रोसेस आएगा? क्या? नो, उसके बाद आएगा प्रोडक्शन। उसके बाद सेल्स बजट के बाद क्या बनेगा? प्रोडक्शन बजट बनेगा। क्यों? हो सकता है मैं क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 20 यूनिट, इसका मतलब मुझे कितना प्रोडक्शन बनाना है? 80। फिर प्रोडक्शन, फिर रॉ मटेरियल परचेज बजट। रॉ मटेरियल परचेज बजट क्यों? सर नहीं नहीं, रॉ मटेरियल परचेज बजट क्यों बनाना पड़ेगा भाई? मुझे 80 यूनिट बनाना है, तो 80 चाहिए होगा रॉ मटेरियल। एक प्रोडक्ट बनाना है, लेट से टीवी या लैपटॉप, इसमें कितने सारे रॉ मटेरियल जुड़े होंगे, उनका स्टॉक चेक करना पड़ेगा, उनका मिक्स देखना पड़ेगा, इसीलिए रॉ मटेरियल। अच्छा, अब एक्चुअल जब प्रोडक्शन होगा तो वो तो गया एस्टिमेशन। अब एक्चुअली जब हम काम करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिर उससे क्या होगा? प्रोडक्शन, फिर उससे क्या होगा? सेल्स। तो एक्चुअली में तो सीक्वेंस चलेगा, लेकिन जब बजट बनाते हैं तो उल्टा चलेगा। समझ आया? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है, प्रोजेक्शन हो रहा है आपसे, अब ये टीचर को लॉजिक नहीं बताने वाले, उनको पता ही नहीं है। हम तो ये बजट बनवाते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बुक है, ठीक है, अब ये रट लो, ये दुनिया चल रही है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका लॉजिक बताया, प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट क्यों होगा। जब तक सेल्स फोरकास्ट ही नहीं होगा तो उसके बेसिस में कुछ इवेल्युएशन ही नहीं कर सकता। तो मैंने अगले, और बजट जो बनता है ना नॉर्मली 2 3 4 5 ऐसे बनता है, इसमें बजट में बहुत कुछ है, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, R&D का बजट है लॉन्ग टर्म है, कैश बजट है तो शॉर्ट टर्म है। तो ये अब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ अ सेल्स फोरकास्ट। आई होप तो समझ आ गया होगा सेल्स फोरकास्ट क्यों कर रहे हैं हम। जब तक हम सेल फोरकास्ट ही नहीं करेंगे अपना रिवेन्यू नहीं जान पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट। सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सेल्स फोरकास्ट के बेसिस पे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थर्ड, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल जाएगा? हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पता चलेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम इस प्रॉफिट का कितना इंटरेस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं, यानी एक्सटर्नल फंड कितना लें और इंटरनल फंड कितना लें। तो फोर्थ स्टेप आएगा एस्टिमेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फंड, एस्टिमेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फंड्स। समझ आ गया? ये उसी से आएगा, कितने डिवेंचर्स लें कितने, क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट देनी है तो प्रॉफिट्स हमें पता चल गया कितने प्रॉफिट्स आएंगे, तो हम डेट इक्विटी रेशियो उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। एंड लास्ट, प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। तो इस कैश बजट प्रिपरेशन से हमें ये पता चलेगा कि हमारे डेटर्स कितने, क्रेडिटर्स कितने, कितना इंटरेस्ट देना है, कितना नहीं देना है, उसके बेसिस पे कैश बजट, हमारे कैश की पोजीशन पता चल जाएगी शॉर्ट। दिस इज हाउ दीज
दिस फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट्स। तो ये मैंने लॉजिक बताया। सबसे पहले सेल्स फॉर, अगर आप स्कूल में पूछना टीचर से मैम ये सेल्स फोरकास्ट पहले क्यों कर रहे हैं, तो लॉजिक आपको पता होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना, समझो, ठीक है। अच्छा, अब रियल लाइफ होगी तो रियल लाइफ में उल्टा चलेगा। अब यहाँ पे देखो ना, रियल लाइफ में इसको उठाओ, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम अपने पास का कैश देखेंगे, फिर देखेंगे उस कैश के बेसिस पे कितना बाहर से चाहिए, फिर उसके बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब मतलब उल्टा चलेगा रियल लाइफ। ये एस्टिमेशन उल्टा चलता है, रियल लाइफ उल्टा। तो एस्टिमेशन में जो सबसे बाद में होना वो पहले करना है। समझ आया, लॉजिक समझ आया, ठीक है, दैट इज। तो ये अब आप आराम से लर्न भी कर सकते हैं। इसमें एक टॉपिक रह गया हमारा, अब जरा फटाफट से बुक ओपन कर लो। इंपोर्टेंस से पहले तक जितना ये रह गया ना, ये वाला सारा मैंने करा दिया। इंपोर्टेंस से पहले तक जितना भी 10 से लेके ना इंपोर्टेंस तक, से पहले तक यहाँ फैक्टर्स तक, ये पूरा रीड कर दो, सारा यही मिलेगा। देखो अगली क्लास में देखो ये कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, ये देखो कैपिटल स्ट्रक्चर आ रहा है ना, कहीं पढ़ चुके ना, कुछ पढ़ा था ना, देखो फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, कल ही पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, ये देखो। चलो फटाफट से पढ़ो। होमवर्क में नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंस जो है ये होमवर्क में रीड करके आना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा इंपॉर्टेंस के बारे में। वही चीज़ें मिल रही हैं जो मैंने बताया था, उसी टाइप का मिल रहा है ना, सारा वैसे ही मिलेगा, तो लैंग्वेज थोड़ी डिफर हो सकती है। पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस को होमवर्क में रीड करना है, कोई डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो हमारा कंसेप्ट है इट कम्स टू एन एंड। ये होमवर्क में नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में इससे पॉइंट भी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेश बिल्कुल टॉपिक, क्योंकि उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, रिवाइज करके आना वो जो डेट इक्विटी रेशियो वगैरह जब क्वेश्चंस करेंगे ना और कंफर्टेबल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।